हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स तथा लॉ क्लासेस के अंदर मैं आप सबका अभिनंदन करती हूँ। आज हम देखेंगे कि जब हम डाटा को इकट्ठा करते हैं तो हमारे पास कौन सी विधियां होती हैं। सेंसस एंड सैंपल मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन, जिसको हम हिंदी के अंदर कह सकते हैं कि आंकड़ों को संकलन की कौन सी विधियां हैं। हमारे पास दो विधियां होती हैं, एक जनगणना होती है और दूसरी जो है प्रतिदर्श विधि होती है, जिसको हम सैंपल मेथड भी कह सकते हैं। अगर आपको मेरा ये प्रयास जो है सही लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स तथा लॉ क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। ये जो आंकड़ों के संकलन की जनगणना तथा प्रत्यक्ष विधियां हैं, इसके जो नोट्स है वो मैंने अपनी ऐप के अंदर फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर शेयर किए हुए हैं, तो आप लोग वहां पे चेकआउट कर सकते हो। इवन मेरे ब्लॉग के अंदर भी मैंने इसको शेयर किया हुआ है। बिफोर एक्सप्लेनिंग द टॉपिक, ये मेरी ऐप है, एडविसम ऐप है, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है दैट इज रेलिवेंट फॉर कॉमर्स, इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट, और काफी सारे कोर्सेज जो है इसके ऊपर अपलोड हो चुके हैं। काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल है, तो इसको आप गूगल प्ले स्टोर से बड़ी आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हो। इसका लिंक आई विल बी शेयरिंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो पहले हम देखते हैं कि जब अनुसंधान करता, जो रिसर्चर है, जो वो अपनी खोज करता है, जो रिसर्च करता है, तो उसके लिए कुछ वो डाटा इकट्ठा करना चाहता है, आंकड़े इकट्ठा करना चाहता है, तो उसके लिए उसके पास दो विधियां होती हैं। एक होती है जनगणना विधि और दूसरी जिसको हम सैंपल मेथड कह सकते हैं या प्रतिदर्श विधि कह सकते हैं। अगर किसी कॉलेज के अंदर 3,000 विद्यार्थी हैं और अनुसंधानकर्ता जो है उन 3,000 विद्यार्थियों की पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में, फैमिली बैकग्राउंड के बारे में खोज करना चाहता है, तो जनगणना विधि के मुताबिक वो 3,000 विद्यार्थियों के संबंध में उनसे डाटा कलेक्ट करेगा। तो जो जनगणना होती है, जैसे हमारा यहाँ पे देखो जो समग्र है, जो यहाँ पे हमारी जनसंख्या, जनसंख्या का मतलब जब हम स्टैटिस्टिक्स के अंदर या सांख्यिकी के अंदर है, उसके अंदर क्या होता है कि जिस चीज के बारे में हम स्टडी करना चाहते हैं, तो उसके अंदर जो टोटल मद है वो है 3,000 विद्यार्थी। अगर हम 3,000 विद्यार्थियों को स्टडी करते हैं तो इसको जनगणना कह देते हैं, कि जितना उसके अंदर जनसंख्या होती है, समग्र के अंदर जितने मद होते हैं, अगर हम उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं तो वो जनगणना विधि होती है। जैसे हमारे देश के अंदर जो है जनसंख्या के बारे में हर 10 साल के बाद होती है, तो उसमें हर घर के अंदर जाके इंफॉर्मेशन प्राप्त की जाती है, तो वो जनगणना विधि का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी विधि जो होती है कि जैसे यहाँ पे 3,000 विद्यार्थी हैं, तो अगर हम इनमें से कुछ रिप्रेजेंटेटिव, कुछ विद्यार्थी जो है, जैसे मान लो 3,000 में से हमने 700 व्यक्ति ले लिए, 700 विद्यार्थी ले लिए, तो ये 700 विद्यार्थी जो है इनको प्रतिनिधित्व है इनका, तो वो सैंपल मेथड हो जाता है, जिसके अंदर हम पूरे 3,000 विद्यार्थी उनका कुछ हिस्सा स्टडी करके उनके बारे में डाटा कलेक्ट करके हम वहां पे उसकी इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं। दूसरी विधि के अनुसार उनमें से कुछ विद्यार्थियों के संबंध में जब हम सूचनाएं इकट्ठी करते हैं जो इन 3,000 विद्यार्थियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो उसे हम प्रतिदर्शी विधि या सैंपल मेथड कह सकते हैं। सांख्यिकी में किसी भी विषय से संबंधित अगर सभी मदों, उसके समूह को हम जनसंख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास टोटल विद्यार्थी कितने थे? 3,000। अगर हम 3,000 से डाटा कलेक्ट करते हैं तो ये जो है जनगणना विधि होती है। तो इसके अंदर सभी मदों को हम स्टडी करते हैं, तो कुछ इसको हम जनसंख्या भी कह सकते हैं, कुछ किताबों में इसे समग्र भी कहा गया है। सांख्यिकी के अंदर जनसंख्या शब्द का प्रयोग विशेष अर्थ में किया जाता है। जनसंख्या जो है उन सभी मदों के समूह को कहा जाता है जिसके बारे में हम सूचना इकट्ठी करना चाहते हैं। जैसे एक फैक्ट्री है, वहां पे 10,000 चीजें बनती हैं, उन चीजों के अंदर जो है हम डिफेक्ट को मेयर करना चाहते हैं, डिग्री ऑफ डिफेक्ट को देखना चाहते हैं। तो देखो जो 10,000 है, वहां पे जो उसकी समग्र है या जनसंख्या है वो 10,000 है, क्योंकि 10,000 चीजें हैं। अब 10, अगर हम एक एक चीज को टेस्ट करते हैं कि ये डिफेक्टिव है या नहीं है, तो जनगणना विधि है। बट अगर क्या है कि 10,000 में से हमने 1,000 चीजें ले ली जो उन सबको रिप्रेजेंट करती हैं, तो वो हो जाती है प्रतिदर्श। तो जब हम आंकड़ों के जो समूह होते हैं उसको जनसंख्या कहा जाता है। जनसंख्या की एक इकाई को मद कहा जाता है। जैसे वहां पे टोटल जनसंख्या जो चीजें हैं वो 10,000 है, तो उनमें से एक एक चीज जो है वो एक मद मद है।
जनसंख्या की सभी सभी मदों को जब हम मापते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो वो जनगणना विधि करते हैं। अगर हम सभी मदों को नहीं लग रहे, सभी के बारे में डाटा कलेक्ट नहीं करे, उसका एक सैंपल ले रहे हैं, तो उसको हम प्रतिदर्श विधि कहते हैं। प्रतिदर्श की सभी विशेषताओं से समग्र की सभी विशेषताओं की प्रतिनिधि की अपेक्षा की जाती है। देखो जब हम सैंपल लेते हैं पूरी, देखो यहाँ पे जैसे मैं आपको समझाती हूँ, जैसे ये हमारे पास क्या है, इसके अंदर क्या है, 500 चीजें हैं। अगर हम हर एक चीज को उठा के उसका मापते हैं कि इसमें डिफेक्ट है या नहीं है, तो हम कहते हैं कि हमने जनगणना विधि से इसका डिफेक्ट मेजर किया है। अगर 500 में से हमने 50 चीजें ले ली जो इन सब को रिप्रेजेंट करती है, तो इसको हम सैंपल मेथड कह सकते हैं, प्रतिदर्श विधि कह सकते हैं। और ये जो हम 50 का हम सैंपल लेते हैं, इसके अंदर ये इन 500 को रिप्रेजेंट करता है। प्रतिदर्श के अंदर जो समग्र के अंदर विशेषताएं होती हैं, जो हम प्रतिदर्श लेते हैं, जो सैंपल लेते हैं, वो उस समग्र को, उस जनसंख्या को रिप्रेजेंट करना होना चाहिए। सांख्यिकी अनुसंधान की दो विधियां हैं कि जब हम डाटा कलेक्ट करते हैं, जब हम सर्च करते हैं, डाटा कलेक्ट करना चाहते हैं, तो भी है हमारे पास दो विधियां होती हैं। जनगणना विधि होती है और दूसरा जनगणना विधि को इंग्लिश में हम सेंसस मेथड कह सकते हैं। दूसरी विधि जो है सैंपल मेथड है, जिसको हम प्रतिदर्श विधि कह सकते हैं। जनगणना विधि वो विधि है जिसमें किसी अनुष्ठान से संबंधित जो भी समग्र या जनसंख्या की प्रत्येक जो मद है उसके बारे में हम आंकड़े इकट्ठा करते हैं और उसके आधार पे हम नतीजे निकालते हैं। जनसंख्या विधि जनसंख्या की पूर्ण गणना को दर्शाती है। जैसे देश की जनसंख्या के जब डाटा इकट्ठा किया जाता है तो घर घर जाकर पूछताछ की जाती है। इवन यहाँ तक कि जो सड़क के किनारे रहते हैं उनसे भी संपर्क बनाया जाता है, उनका भी डाटा लिया जाता है। तो जनसंख्या की जनगणना जो है हर 10 वर्ष में की जाती है। अब हम देखते हैं कि सेंसस मेथड, जनगणना मेथड जो है कहाँ पे इसको लगाया जा सकता है, इसका उपयुक्तता कहाँ पे रहती है। देखो अगर जिसका क्षेत्र सीमित हो, कि इसके अंदर तो क्या होता है कि हमने हर एक मत को स्टडी करना होता है। तो अगर वो क्षेत्र सीमित होगा तो ये मेथड वहां पे यूज कर सकते हैं। अगर इसके अंदर जो विभिन्न गुणों वाली इकाइयां हो तो ये मेथड हम लगा सकते हैं। और जिसके अंदर हमें गहरे अध्ययन की आवश्यकता हो तो ये मेथड लगा सकते हैं। और जिसमें हमें होता है कि शुद्धता तथा विश्वसनीयता बनी रहे, तो ये मेथड हम वहां पे लगा सकते हैं। जब हम सेंसस मेथड लगाते हैं, क्योंकि देखो हम घर घर जाके सारा डाटा कलेक्ट करते हैं, तो डाटा जो है सही भी रहता है, शुद्ध भी रहता है और उसके ऊपर हम विश्वास भी कर सकते हैं। और इसके अंदर देखो हमने जब हर एक मत से हर एक जो चीज है उसको स्टडी किया है, तो उसके अंदर हमारी पक्षपात की संभावना कम होती है। और प्रत्येक मत मत के विषय में हम बहुत सारी बातों का पता चलता है। जैसे जनगणना होती है तो लोगों की संख्या के बारे में नहीं, उनकी आयु क्या है, उनका व्यवसाय क्या है, उनकी आय क्या है, उसके बारे में भी हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। तो जब हम विभिन्न विशेषताओं का अध्ययन करना चाहते हैं, जब जिन चीजों को हम स्टडी करना चाहते हैं उनका एक दूसरे से भिन्नता ज्यादा है, तो हम इस विधि को इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसी तरह क्या है कि यहाँ पे जब हम बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीजों को स्टडी करना चाहते हैं, तो ये विधि भी वहां पे बहुत सही रहती है। अप्रत्यक्ष जांच भी हम इसके अंदर कर सकते हैं। देखो कई चीजें ऐसी होती हैं कि जैसे हम सीधे रूप से नहीं पूछ सकते, और जब हम इसको अप्रत्यक्ष रूप से, जैसे बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इन सारी चीजों की जो अप्रत्यक्ष जांच है वो भी हम इस मेथड के द्वारा कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर कुछ डीमेरिट्स भी हैं। एक तो देखो क्या है, हर एक मत को हमें जाके स्टडी करना पड़ेगा, तो इसके अंदर बहुत ज्यादा धन की आवश्यकता होती है। और ये काम जैसे जनगणना है सरकार ही कर सकती है, जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है, बहुत ज्यादा रिसोर्सेज होते हैं। और इसके अंदर बहुत सारी मानव शक्ति चाहिए होती है, जगह जगह से हमने डाटा इकट्ठा करना होता है। और उसी तरह क्या है कि यदि सांख्यिकी समूह बहुत ज्यादा विशाल है, तो तब सभी मदों का अध्ययन करना पॉसिबल नहीं होता। अब हम देखते हैं सैंपल मेथड, प्रतिदर्श मेथड, प्रतिदर्श विधि, जिसके अंदर क्या होता है कि हम सारी चीजों को नहीं स्टडी करते, सारी चीजों के बारे में डाटा नहीं इकट्ठा करते। हम उनके अंदर से कुछ डाटा जो है, कुछ लोगों के, कुछ जो मतलब मद होती है उनको लेते हैं, जिसके
जिसको स्टडी करके हम उस पूरी जनसंख्या के बारे में राय बनाते हैं। प्रतिदर्श विधि वो विधि है जिसके अंदर प्रतिदर्श अर्थात किसी समग्र का प्रतिनिधित्व करने वाले छोटे समूह से संबंधित आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं तथा उससे निष्कर्ष निकाला जाता है। अब जैसे 3000 है तो उनमें से हमने 300 का डाटा 300 जो है सिलेक्ट कर लिए जो कि वो 3000 को रिप्रेजेंट करती है। सैंपल मेथड इज दैट मेथड इन व्हिच डाटा इज कलेक्टेड अबाउट द सैंपल और ग्रुप ऑफ आइटम्स व्हिच आर टेकन फ्रॉम द पॉपुलेशन for the examination and the conclusion are drawn on their basis. प्रतिदर्श विधि वो विधि है जिसके अंदर प्रतिदर्श अर्थात किसी समग्र का जो जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाले छोटे समूह को हम सिलेक्ट करते हैं, फिर उसके बारे में डाटा इकट्ठा करते हैं, फिर उसके बेसिस पे हम निष्कर्ष कंक्लूजन जो है निकालते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में भी इस विधि का प्रयोग बहुत करते हैं। जैसे चावल बन रहे हैं तो चावल के 2 दाने हमने हाथ लगा के देखा वो बने हैं कि नहीं बने, चावल कच्चे हैं या पक्के हैं, तो उससे हम अंदाजा लगा लेते हैं। जैसे एक डॉक्टर खून की कुछ बूंदों से लेके उसके ब्लड ग्रुप का अनुमान लगा लेता है। देखो ये वहां पे हम उपयुक्त कर सकते हैं जब खोज का क्षेत्र बहुत ज्यादा फैला होता है, जहां पे हम जनगणना विधि नहीं लगा सकते और जहां पे हमें लगता है कि बहुत ज्यादा एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी की भी जरूरत नहीं होती। जब विभिन्न जो इकाइयां होती हैं उसके अंदर हमें गहन अध्ययन की जरूरत नहीं होती और ज्यादातर जो समग्र की सभी इकाइयां होती हैं वो एक जैसी होती हैं, तो या इस सैंपल मेथड जो है वहां पे हम यूज कर सकते हैं। देखो इसका सबसे बड़ा फायदा जो होता है ये बहुत ही कम खर्चा आता है इसके ऊपर, क्योंकि इसमें से हमने जैसे 3000 विद्यार्थियों से डाटा कलेक्ट करना बहुत ही डिफिकल्ट है और 300 से डाटा कलेक्ट करना बहुत ही सिंपल है। तो कम खर्चा आता है, धन और मेहनत की भी बचत होती है, क्योंकि जनसंख्या की कुछ इकाइयों का ही हम अध्ययन करते हैं। समय की भी बचत होती है, क्योंकि कहाँ 3000 का डाटा इकट्ठा करना, कहाँ हमने 300 का ही डाटा इकट्ठा कर लिया, तो वो शीघ्र जल्दी से हम कर सकते हैं। और इस विधि के अंदर कुछ सीमित मदों का ही अध्ययन किया जाता है, तो गलती की पहचान करना भी आसान हो जाता है और विशाल खोज के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है और इसको सुविधापूर्वक लागू भी किया जा सकता है, कंट्रोल भी किया जा सकता है और ये अधिक साइंटिफिक है। इसी तरह इसके अंदर भी क्या है कि कुछ अवगुण भी है। जैसे देखो यहाँ पे जनगणना के अंदर तो हम हर एक मत से डाटा लेते हैं, तो वहां पे पक्षपात होने की संभावना नहीं होती, बट इसमें होता है कि हमने सैंपल लेना है, सैंपल हम अपनी मर्जी से ले सकते हैं, तो जिसके अंदर क्या होता है कि पक्षपात हो जाता है। और इसके अंदर क्या है कि अगर हमने सैंपल गलत चूज किया है, प्रतिदर्श गलत चूज किया है, तो उससे क्या होगा कि हमारा सही नतीजा नहीं निकलेगा। और जैसे हम कहते हैं कि हमने सैंपल वो लेना है जो सबको प्रतिनिधित्व करता हो, तो ऐसा सैंपल मिलना भी बहुत मुश्किल है। कई बार सांख्यिक समूह इतना ज्यादा उसके अंदर विविधता होती है, विशेषता होती है, विभिन्नता होती है कि सैंपल लेना बहुत मुश्किल होता है और ये एक तकनीकी विद्या है, इसके लिए हमें विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो इसके साथ ही क्या है कि हमारा ये वाला हिस्सा जो था खत्म हो गया है। अगर आपको ये मेरा प्रयास सही लगा हो, मेरा वीडियो आपको लगा कि ये उपयुक्त है, लाभदायक है आपके लिए, तो शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स तथा लॉ क्लासेस को आप सब्सक्राइब कीजिए और धन्यवाद।